पुराने ज़माने का किस्सा है। ईरान के एक चर्चित नगर शिराज में नादिर नाम का एक युवक रहा करता था। नादिर की एक बड़ी खराब आदत थी। उसे चोरी करने की बुरी लत पड़ चुकी थी। मेहनत मजदूरी से उसे सख्त चिढ़ थी। वह आम दिनों में इधर उधर भटकता दिखाई देता, लेकिन रात गिरते ही लोगों के मकानों में सेंध लगाकर सामान उड़ा ले जाता। अजीब बात यह थी कि नादिर को आज तक किसी ने रंगे हाथों पकड़ा नहीं था। वह इतना चालाक था कि जिसकी भी कोठी में हाथ साफ करने का इरादा करता, दिन ढलने से पहले उसी के आसपास मंडराता और हर कोने की टोह लेता। वह घर की खामियों पर खास नज़र रखता और फिर उसी जगह रात को दबे पांव दाखिल हो जाता। एक दोपहर वह एक जर्जर से मकान के सामने काफ़ी देर से रुका हुआ था। तभी भीतर के आंगन में एक बुजुर्ग नजर आया। वह दीवारों को छू छू कर चल रहा था, मानो उसे दुनिया का कोई नज़ारा नहीं दिख रहा हो। नादिर ने तुरंत भांप लिया कि यह वृद्ध आंखों से कमज़ोर है। यह दृश्य देखकर उसके मन में लालच की आग भड़क उठी। उसने अपने जूते हाथ में ले लिए और बेहद नरमी से घर के भीतर घुस गया। मुख्य कमरे का जायजा लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। चारों तरफ कीमती सामान सजा हुआ था। नादिर सोचने लगा, अगर मैं यह सब समेट ले जाऊं, तो कई साल तक दोबारा चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह जिस तरह भीतर गया था, उसी तरह चुपचाप बाहर निकल आया। मगर घर लौटते ही एक नई दिक्कत सामने आ गई। इतना सारा माल वह अकेला बाहर कैसे ले जाएगा? उसे समझ आ गया कि इस काम के लिए मददगार चाहिए। उसी वक्त उसे अपने दो हम उम्र साथी याद आए, हासिम और रईस। ये दोनों गरीबी के कारण आवारा तो थे, लेकिन चोरी की राह पर नहीं चले थे। हालांकि किसी नेक काम में भी मन नहीं लगता था। नादिर झट से उनकी तलाश में खेतों की ओर निकल पड़ा। दोनों वहीं घास पर बैठे बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे। वह उनके पास बैठा, सलाम किया और कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद बोला, दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे हम रातों रात दौलतमंद बन सकते हैं। तुम लोग दिन भर यूं ही वक्त बर्बाद करते रहते हो। अगर चाहो तो इस बार बिना पसीना बहाए खूब माल कमा सकते हो। बस मेरी एक बात मान लो, जो मैं कहूँगा वही करना, फिर देखना किस्मत कैसे पलटती है। हासिम और रईस उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ न आया कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतनी जल्दी अमीरी मिल सकती है। दोनों ने एक साथ पूछ लिया, हमें करना क्या होगा? नादिर धीरे से बोला, बस एक घर में मेरे साथ चलकर चोरी करनी है। यह सुनते ही दोनों घबरा गए और तुरंत इनकार कर दिया, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर पकड़े गए तो काजी हमें सज़ा देने में पल भी नहीं लगाएगा, बदनामी अलग होगी। नादिर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, जिस घर में जाएंगे वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा रहता है, वह भी पूरी तरह अंधा। अगर वह उठ भी गया तो हमें पहचान नहीं पाएगा। मैंने खुद देखा है, वहाँ बहुत कीमती सामान रखा है। इसके बावजूद दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। तब नादिर ने एक और चाल चली, अच्छा, तुम दोनों किसी चीज़ को हाथ भी मत लगाना, सारी चोरी मैं अकेला करूँगा। तुम बस माल बाहर निकालने में मदद कर देना। इनाम वही मिलेगा जो चोरी में हिस्सेदारी पर मिलता। यह सुनकर दोनों कुछ नरम पड़े। तय हुआ कि रात के दूसरे पहर में वे उस अंधे वृद्ध के घर जाएंगे। शाम होते ही वे मेला देखने का बहाना बनाकर घरों से निकल पड़े और नादिर के घर पहुँचे। नादिर पहले से तैयार खड़ा था। तीनों चुपचाप गली पार करते हुए उस बूढ़े के मकान की ओर बढ़े, जो पास ही के मोहल्ले में था। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। रात का सन्नाटा और घना हो चुका था। मोहल्ले की हर गली में अंधेरा पसरा था। नादिर, हासिम और रईस चुपचाप उस बूढ़े व्यक्ति के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तीनों के चेहरों पर एक तरह की घबराहट छिपी हुई थी, लेकिन नादिर बार बार उन्हें भरोसा दिला रहा था कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक होगा। घर ज़्यादा दूर नहीं था,
इसलिए थोड़ी ही देर में वे उस जर्जर दीवार के पास पहुंच गए। नादिर आगे बढ़ा और फुसफुसाकर बोला, एक एक करके चढ़ो, आवाज़ मत करना। सबसे पहले नादिर दीवार पार कर अंदर उतरा, फिर हासिम और अंत में रईस भी कूदकर आंगन में आ गए। रात की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन तीनों के माथे पर बेचैनी का पसीना चमक रहा था। बूढ़ा आदमी पास के कमरे में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। नादिर ने हाथ के इशारे से दोनों को शांत रहने को कहा और धीरे धीरे मुख्य कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी। ठीक नादिर की उम्मीद के मुताबिक वहाँ कई मूल्यवान चीज़ें इकट्ठी रखी हुई थी। हासिम ने फुसफुसाकर कहा, जल्दी करो नादिर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नादिर ने चिढ़कर कहा, डरना बंद करो, जो काम इतना आसान हो उसका मौका बार बार नहीं मिलता। तीनों चुपचाप सामान चुनने में लग गए। कुछ देर बाद कपड़े में बांधा हुआ गट्ठर तैयार हो चुका था, पर उसी समय बूढ़ा व्यक्ति जो पहले सोने का नाटक कर रहा था चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। वह लाठी के सहारे दबे पांव बाहर निकला और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ इतनी हल्की थी कि चोरों को पता ही नहीं चला। तभी अचानक बूढ़ा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, बचाओ, चोर घुस आए हैं। उसकी चिल्लाहट सुनते ही आसपास के घरों के लोग नींद से उछल पड़े। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग हाथ में लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। अंदर फंसे तीनों युवक घबराकर इधर उधर दौड़े, मगर दरवाज़ा बंद था। जब तक वे कोई रास्ता ढूंढते, बाहर से लोगों ने उन्हें दबोच लिया। तीनों को पकड़कर आंगन में एक पेड़ से रस्सियों से बांध दिया ताकि वे भाग न सके। लोगों की सलाह पर यह निर्णय हुआ कि सुबह होते ही इन तीनों को काजी की अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि कानून के अनुसार उनका फैसला हो सके। रात की ठंडी हवा में पेड़ से बंधे बेटे कासिम ने गुस्से और पछतावे से नादिर को बुरा और बोला, हमारी मुसीबत की जड़ तू ही बना। तेरी बात पर भरोसा ना करते तो आज इस हालत में ना होते। काजी के सामने मैं साफ कह दूंगा कि हमें तो तूने फंसाया है। रईस ने भी उसकी बात का समर्थन किया, सच कहेंगे तो शायद बच जाएं, हम असली चोरी करने वाले तो थे ही नहीं। नादिर ने दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम में से किसी ने भी अदालत में मेरा नाम ले लिया तो हम तीनों में से किसी को भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। एक बात गांठ बांध लो, कोई भी यह न माने कि असली चोर कौन है। जब तक काजी को सच पता नहीं चलेगा वह किसी का हाथ नहीं कटवा सकेगा। यही एक तरीका है कि हम तीनों बचकर निकले। दोनों दोस्त खामोश हो गए, लेकिन डर के मारे रात भर उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह का उजाला फैलते ही मोहल्ले के लोग दोबारा इकट्ठा हुए और उन तीनों बंधे हुए लड़कों को खोलकर काजी की अदालत की ओर ले गए। रास्ते पर हासिम और रईस के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी, जबकि नादिर मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि भीतर से वह भी घबराया हुआ था। अदालत में पहुंचते ही भीड़ दोनों तरफ खड़ी हो गई। काजी गंभीर चेहरे के साथ अपनी ऊंची सीट पर आसीन था। उसके सामने वह बुजुर्ग खड़ा हुआ जिसने रात को शोर मचाकर सभी को बुलाया था। वृद्ध ने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, हुजूर, मैं आंखों से लगभग अंधा हूँ, घर में अकेला रहता हूँ। इन तीनों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर चोरी की कोशिश की। अगर मोहल्ले वाले समय पर न आते तो मेरा सब कुछ लुट जाता। मेरी इल्तिजा है कि इन तीनों को ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कोई और इस हरकत की हिम्मत न करे। काजी ने तीनों युवकों की तरफ देखा और बोला, तुम में से कौन अपनी सफाई देना चाहता है? बस इतना कहना था कि तीनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हासिम चिल्लाया, हुजूर, मैं तो नादिर के कहने पर गया था, मैंने कुछ नहीं किया। रईस बोला, दोनों मुझे फंसा रहे हैं, असली चोरी तो नादिर ही कर रहा था। नादिर भी पीछे नहीं रहा, मैं तो सिर्फ देखने गया था। इन दोनों ने मुझे इसमें धकेला है। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। काजी कुछ देर तक तीनों की बातें सुनता रहा और फिर घोर उलझन में पड़ गया। कौन सच बोल रहा है
और कौन झूठ, इसका अंदाज़ा लगाना लगभग असंभव था। वृद्ध व्यक्ति ने दोबारा आग्रह किया, हुजूर अब देर मत कीजिए, इन तीनों के हाथ कटवा देना ही सही सज़ा है। पर काजी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब तक यह साफ न हो जाए कि असली मुजरिम कौन है, मैं किसी को सज़ा नहीं दे सकता। अपराध एक है, लेकिन दोषी केवल एक है, यह मुझे जानना होगा। काजी ने तीनों को समझाने की कोशिश की, डराया भी, पर कोई भी अपने ऊपर चोरी लेने को तैयार नहीं हुआ। सब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। आखिरकार काजी बेचैन हो गया। अदालत में खामोशी छा गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सेवक को इशारे से बुलाया और कहा, इन तीनों को खाना परोसा जाए। लोग हैरान थे कि काजी अचानक भोजन का हुक्म क्यों दे रहा है, लेकिन हर किसी को भीतर ही भीतर लग रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। काजी शायद इनके असली चेहरे तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। अदालत में बैठे लोग अब उत्सुकता से काजी की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद सेवक वापस लौटा और 3 अलग अलग थालियां उनके सामने रख दी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, मानो सभी को एहसास था कि अब कुछ असामान्य होने वाला है। सबसे पहले थाली नादिर के आगे बढ़ाई गई। थाली में नरम नरम मांस रखा था। नादिर ने एक टुकड़ा उठाया, हल्का सा चबाया और तुरंत थूकते हुए बोला, यह तो कुत्ते का गोश्त है, यह मैं नहीं खा सकता। उसकी बात सुनकर अदालत में बैठे लोग सन्न रह गए। कानाफूसी शुरू हो गई। काजी की निगाहें तेज हो उठी। उसने तुरंत बावर्ची को बुलाया। काजी ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या यह वाकई कुत्ते का मांस है? बावर्ची घबरा कर बोला, हुजूर नहीं, यह तो आम बकरे का मांस है, चाहे तो जांच करवा लें। काजी के मन में शक पैदा हो चुका था, इसलिए उसने मांस बेचने वाले कसाई को बुलवा भेजा। कुछ ही देर में कसाई हड़बड़ाता हुआ अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का मांस बेचते हो? कसाई डर के मारे कांपता हुआ बोला, नहीं जनाब, यह मांस बकरे का ही है, पर एक बात अजीब ज़रूर है। जब यह बकरा पैदा हुआ था, उसकी माँ उसी वक्त मर गई थी। यह खुद ही पास की एक कुतिया के नीचे जाकर दूध पीने लगा। उस दिन के बाद रोज़ वही पीता रहा। शायद इसी वजह से इसके गोश्त में कुत्ते जैसी बू आ रही हो। अदालत में बैठे लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काजी बिन नादिर की चतुराई पर दंग रह गया। अब भोजन की दूसरी थाली आसिम के सामने लाई गई। उसमें दूध भरा हुआ था। आसिम ने थाली उठाई। बस सूंघने भर की देर थी कि उसने तुरंत थाली नीचे रख दी और बोला, यह दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, मैं इसे छू भी नहीं सकता। काजी ने फिर बावर्ची को देखा, मानो पूछना चाहता हो, इस बार भी क्या गलती की है? बावर्ची शर्माते हुए बोला, हुजूर मैं तुरंत जांच करवाता हूँ। उसने दूध दूसरे बर्तन में उड़ेला और जैसे ही बर्तन खाली हुआ, तले में एक मरी हुई छिपकली चिपकी हुई मिली। यह देखकर अदालत में सन्नाटा छा गया। अब लोगों की निगाहें तीसरे युवक रईस पर टिक गई। उसके सामने चने की कटोरी रखी गई। रईस ने कुछ दाने उठाए, सूंघा और गहरी सांस लेकर बोला, यह चने पहले किसी घोड़े ने खाए थे, उसके झूठे दाने मुझे खाने को दिए जा रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छू सकता। अदालत में बैठे लोग अब पूरी तरह उलझ चुके थे। यह तीनों लड़के आखिर है कौन और इतने होशियार कैसे? काजी ने बावर्ची की ओर कठोर नज़र से देखा। बावर्ची झेंपते हुए बोला, हुजूर कल मैंने आपके घोड़े को चने वाला थैला दिया था, शायद वही थैला गलती से रसोई में रख दिया गया, दूसरे थैले से मिलकर गड़बड़ हो गई होगी। अब अदालत में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। तीनों लड़कों की बुद्धिमानी देखकर काजी और भी उलझ गया, क्योंकि जो अपराधी हो वे इतने तेज दिमाग के कैसे हो सकते हैं, या फिर क्या यही चालाकी ही उनकी चोरी का प्रमाण है? काजी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अदालत में मौजूद लोगों को अब पूरा यकीन होने लगा कि यह खाना परोसना कोई मामूली बात नहीं थी। काजी निश्चित ही किसी चाल से इन तीनों की फितरत परखना चाहता था, मगर परिणाम इतने अजीब होंगे
यह खुद काजी ने भी नहीं सोचा था। कुछ पल को अदालत में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि किसी की सांसों तक की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। काजी ने गहरी सांस ली और सिपाहियों से बोला, इन लड़कों को अभी के लिए जेल में बंद कर दो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को पकड़कर फिर से हवाले में ले लिया। बाहर जाते वक्त हासिम और रईस की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जबकि नादिर अपने चेहरे पर जितना हो सके उतना आत्मविश्वास ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। काजी न्यायासन से नीचे उतरा, उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। वह बार बार वही बात सोच रहा था, अगर ये तीनों इतनी बारीकी से चीज़ों को पहचान सकते हैं तो ये मामूली लड़के तो बिल्कुल नहीं, लेकिन चोर कौन है? उसकी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। उसी वक्त पास बैठा उसका किशोर बेटा फारिस। उसने पिता के चेहरे की थकान देखकर बोला, अब्बाजान, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? काजी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटा, तीनों की चालाकी और जवाब सुनकर मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से असली मुजरिम कौन है। फारिस ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर आप इजाज़त दें तो एक कोशिश मैं कर सकता हूँ, शायद मैं पता लगा दूँ कि असली गुनहगार कौन है। काजी ने आश्चर्य से बेटे को देखा, फिर उसके चेहरे की गंभीरता देखकर उत्तर दिया, ठीक है फारिस, कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, निर्णय भारी है और गलती की गुंजाइश नहीं। अगली सुबह अदालत फिर भरी। लोग कल की घटनाओं के बाद और भी उत्सुक थे। सिपाही तीनों को अदालत में लाए, उनके चेहरों पर पूरी रात की थकान साफ झलक रही थी। काजी ने इशारा किया और उसका बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा। फारिस ने तीनों को गौर से देखा। अदालत में बैठे लोग उसकी गंभीरता देखकर हैरान थे। फिर वह धीमी आवाज़ में बोला, मैं आप तीनों को एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उसी में छिपा होगा असली जवाब। अदालत में खामोशी फंस गई। फारिस ने कहानी शुरू की। एक शहर में एक औरत रहती थी। एक दिन उससे मायके से खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। उसने बताया कैसे। उसके गरीब पति ने अपनी भैंस बेचकर पैसा दिया। रास्ते में एक बदनीयत आदमी ने उसे रोक लिया, लेकिन उसकी दया देखकर छोड़ दिया। आगे चोरों ने उसे घेरा, लेकिन पिता के इलाज की बात सुनकर उन्होंने भी उसे जाने दिया, और कैसे वह आखिरकार अपने बीमार पिता का इलाज करा पाई। कहानी खत्म हुई तो अदालत में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फारिस ने तीनों की ओर मुड़कर पूछा, बताइए, उस औरत पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबकी नज़रें पहले रईस पर टिकी। रईस ने कहा, उसके शोहर ने। अगर उसने भैंस बेचकर पैसा न दिया होता तो वह सफ़र करती ही कैसे? लोगों ने सिर हिलाया। यह जवाब गलत नहीं था। अब बारी थी हासिम की। हासिम बोला, सबसे बड़ा एहसान उस आदमी ने किया जो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, मगर उसके आंसू देखकर छोड़ दिया। औरत की इज्जत सबसे कीमती है। अदालत फिर सहमति में सिर हिलाने लगी। फिर फारिस नादिर के पास पहुंचा। नादिर बिना रुके बोला, सबसे बड़ा एहसान उन चोरों का था। अगर उन्होंने उसके पैसे छीन लिए होते तो उसके पिता का इलाज कभी न होता। उसने वही पैसे बचाकर अपने पिता की जान बचाई। असली भलाई उन्हीं ने की। बस इतना कहना था। अदालत में बैठे हर व्यक्ति का चेहरा बदल गया। फारिस ने कहा, अब्बाजान, असली चोर यही है। अदालत में हलचल मच गई। काजी ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ? फारिस दृढ़ स्वर में बोला, हर इंसान वही बात सही मानता है जिसमें उसका अपना झुकाव छिपा होता है। जिसके मन में चोरी होती है उसे चोर की दया सबसे बड़ी नेकी दिखाई देती है। जिसका ज़मीर साफ हो वह कभी चोर को नेकी करने वाला नहीं कर सकता। काजी उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। अब उसे सब साफ दिख रहा था। नादिर का जवाब उसकी फितरत की पोल खोल चुका था। सिपाही आगे बढ़े। नादिर का चेहरा पीला पड़ गया। पूछताछ में वह कुछ ही देर में टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। यही सच्चाई थी। असली चोरी उसने की थी, बाकी दोनों केवल उसका सामान बाहर निकालने वाले थे। नादिर के जुर्म कबूल करने के बाद अदालत में बैठे लोगों की फुसफुसाहट अचानक शांत हो गई। सबके चेहरों पर एक तरह का सुकून था।
क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। काजी ने गंभीर आवाज में सिपाहियों से कहा, नादिर को आगे ले आओ। सिपाही उसे पकड़कर न्याय संघ के सामने ले आए। कुछ ही देर पहले तक जो लड़का बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा था, अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका सिर झुका हुआ था, होठ कांप रहे थे और आंखों में डर की नमी साफ दिखाई दे रही थी। काजी ने गहरी आवाज में कहा, नादिर, चोरी तूने की और अपने साथियों को भी इस गुनाह में धकेल दिया। क्या तू अपने किए पर कुछ कहना चाहता है? नादिर ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया, रहम कीजिए। लेकिन अदालत में मौजूद लोग उसकी दया की गुहार सुनकर भी बेअसर रहे। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका घर लूटा जा रहा था, गहरी सांस लेते हुए बोला, हुजूर, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि और कोई मेरी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। काजी ने एक पल आंखें बंद की, फिर दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया, शरिया के नियमों के अनुसार चोरी का असली जिम्मेदार केवल नादिर है। उसका हाथ काटा जाएगा। फैसला सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। कुछ लोग चुप रहे, कुछ धीरे से ठीक हुआ कहते सुनाई दिए। फिर काजी ने दोनों साथियों की ओर देखा, हासिम और रईस, तुम दोनों ने चोरी में हिस्सा तो नहीं लिया, पर गलत काम में साथ दिया, इसलिए तुम दोनों को एक वर्ष की कैद की सज़ा दी जाती है। यह सुनकर दोनों लड़कों के चेहरों पर राहत भी थी और पछतावा भी। वे जानते थे कि अगर सच्चाई पूरी तरह उनके सिर पर आती तो सज़ा कहीं कठोर हो सकती थी। कुछ देर बाद सिपाही तीनों को जेल की ओर ले जाने लगे। अदालत धीरे धीरे खाली होने लगी। बुजुर्ग व्यक्ति काजी और उसके बेटे फारिस को दुआएं देता हुआ बाहर निकला। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। अगर तुम लोग न होते तो आज न्याय का मान गिर जाता। काजी ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, फारिस, आज तुमने साबित कर दिया कि अकल उम्र पर नहीं, नीयत पर टिकती है। तुम्हारी समझदारी ने अदालत को बड़ी भूल से बचा लिया। फारिस ने विनम्र स्वर में कहा, अब्बा जान, मैंने वही किया जो एक इंसाफ पसंद व्यक्ति को करना चाहिए। काजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी भी छल और चालाकी इंसान के असली रंग को ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकती। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। उस दिन सिराज के लोगों ने भी यह बात समझ ली कि चालाकी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, इंसान की फितरत उसके मुंह से निकल ही आती है। और यही कहानी की सीख बनी, गुनाह लाख छुपाया जाए पर इंसाफ से कभी नहीं बचता।